चलिए, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने टिम्बर बीम के बारे में देखा था, किस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं, उसका प्रोसीजर देख लिया था, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। अब देखेंगे हम कि टिम्बर कॉलम क्या होता है, उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो ये टिम्बर कॉलम जो है तीन तरीके से, एक सॉलिड कॉलम होता है जिसमें एक ही कॉलम है, बिल्टअप कॉलम जिसमें एक से ज्यादा मेंबर को कनेक्ट कर दिया जाता है, स्पेस्ड कॉलम में भी एक से ज्यादा मेंबर को अलग अलग तरीके से स्पेसर ब्लॉक के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। अब सॉलिड कॉलम का डिजाइन किस तरीके से करते हैं, स्पेस्ड कॉलम का डिजाइन कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, लोड इजिकल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, ये सिर्फ सिंपल ऐसे लिखा हुआ है। सॉलिड कॉलम, सॉलिड वुडन कॉलम, ये सिंगल इंटाइटी है, यानी कि यह वो एक सिंगल बॉडी है कॉलम का। जैसे आप देखते हैं एक पूरा सेक्शन या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, राउंड सेक्शन हो सकता है, यानी सर्कुलर शेप में हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। अब कॉलम है तो वही स्लेंडरनेस रेशियो आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो को S बाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, S अपॉन डी। S का मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ और D का मतलब है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए बेसिक दिया हुआ, वही स्लेंडरनेस रेशियो से शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग कॉलम में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर भी उसी के बेसिस पर फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉलम बदलने से उसका एरिया तो वही है, अलग अलग है। जैसे रेक्टेंगुलर है उसका एरिया होगा, कुछ स्क्वायर कॉलम है, राउंड सेक्शन है, एरिया दिया होगा। अब स्ट्रेस यहाँ पर बदल जाता है, ये अलग अलग वैल्यू हो जाती है सभी के लिए। अगर शॉर्ट कॉलम है उसके लिए जो स्ट्रेस है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि स्ट्रेस इंटू एरिया होता है तो एरिया तो आपको दिया रहेगा। स्ट्रेस जो है ये तीन अलग अलग होते हैं, एक FC11, एक FC1 और एक FC डैश। शॉर्ट कॉलम के लिए FC11 का यूज करते हैं, इंटरमीडिएट के लिए FC1 का यूज करते हैं, लॉन्ग कॉलम के लिए FC डैश का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट कॉलम में पहुंचते हैं। शॉर्ट कॉलम क्या है? अगर S बाई डी की वैल्यू 11 या उससे कम है तब उस कॉलम को कहेंगे शॉर्ट कॉलम, और उसके लिए लोड कैरिंग कैपेसिटी P इज इक्वल टू FC11 इंटू एरिया। ठीक है, FC11 क्या है? परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है उसका। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलम, उसके लिए S बाई डी की जो वैल्यू है वो 11 से तो ज्यादा होगी लेकिन K के बराबर या उससे कम होगी। अब K क्या है? K कांस्टेंट है, उसको कैसे निकालते हैं? 0.702 E अपॉन FC11, K इज इक्वल टू 0.702 रूट E अपॉन FC11। FC11 वही है जो वैल्यू है परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पर FC1 क्या है? वर्किंग स्ट्रेस फॉर इंटरमीडिएट कॉलम। ठीक है, FC11 किसके लिए था? शॉर्ट कॉलम के लिए। अब FC1 जो कैलकुलेट करते हैं वो किसके माध्यम से? FC11 के माध्यम से। FC1 इज इक्वल टू FC11 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू S अपॉन डी के की पावर 4। यहां से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इसका इस तरीके। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी का फार्मूला वही है, एरिया इंटू स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस यहाँ पर FC1 हो जाएगा। यहाँ पर लॉन्ग कॉलम कब होगा? जब S बाई डी की वैल्यू K से भी ज्यादा हो जाएगी और 50 से कम रहेगी, तब उसको हम लॉन्ग कॉलम कह देंगे। तो हमें कॉलम की कैटेगरी पता करने के लिए एक तो S बाई डी पता होना चाहिए, दूसरा K पता होना चाहिए। अगर S बाई डी 11 से कम है तो सीधे सी बात है, क्लियर हो गया, वो शॉर्ट कॉलम है। अगर S बाई डी 11 से ज्यादा है तो फिर हमको K भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये K से भी ज्यादा हो गया तो फिर उस केस में लोड कैरिंग कैपेसिटी FC डैश इंटू एरिया हो जाएगा। FC डैश क्या है? वर्किंग स्ट्रेस है लॉन्ग कॉलम के लिए। इसका फार्मूला होता है 0.329 E अपॉन S बाई डी का होल स्क्वायर। S बाई डी क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो है कॉलम का। S क्या है? इफेक्टिव लेंथ है। D का मतलब है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम है तब तो D का मतलब है कि जो डायमेंशन दी होगी उनमें से जो छोटी होगी वही D हो जाएगा, लीस्ट लेटरल हो जाएगा। FC1 का मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग द ग्रेन्स या सेफ वर्किंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन पैरेलल टू द ग्रेन। ठीक है, पैरेलल टू द ग्रेन या अलोंग द ग्रेन। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये है FC11।
अगर सर्कुलर कॉलम है तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब उसका डायमीटर नहीं है। मान लीजिए कि सर्कुलर कॉलम है जिसका डायमीटर 300 mm है, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन 300 नहीं होगा। यहाँ पर अलग रूल है। देखिए, इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम के लिए D यानी लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ऑब्टेन्ड एज साइड ऑफ स्क्वायर कॉलम ऑफ एरिया इक्वल टू दैट ऑफ सर्कुलर कॉलम सेक्शन। यानी कि सर्कुलर अगर कॉलम है उसके लिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन स्क्वायर कॉलम के उस भुजा के बराबर होगी जिसका एरिया सर्कुलर कॉलम के एरिया के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि π/4 d स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, क्योंकि π/4 d स्क्वायर सर्कुलर कॉलम का एरिया है और डी स्क्वायर जो हमने वर्ग लिया हुआ है स्क्वायर उसका एरिया है। तो उसका जो डी स्क्वायर है वो स्मॉल डी ले लें और जो सर्कुलर कॉलम का डायमीटर उसको कुछ और मान लें, ठीक है, कैपिटल डी ले लें या कोई और वैल्यू दे दें, d1 दे दें। तो हमको डी निकालना है। तो सर्कुलर कॉलम में ये ध्यान रखना है कि डी को एज इट इज नहीं ले लेना है, उसको पहले एरिया के बराबर करना है। यानी सर्कुलर कॉलम का जो डाया दिया हुआ है उससे एरिया निकालिए और उसको स्क्वायर के एरिया के बराबर कर दीजिए। तो वहां से जो स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू आ जाएगी वही डी हो जाएगा। टेपर्ड कॉलम है यानी ऐसा कॉलम जिसका एक तरफ से दूसरी तरफ साइज अलग अलग है, ऊपर अलग साइज है नीचे अलग साइज है। उसके लिए कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ऊपर जो है d1 है नीचे d2 है, ठीक है। अब d1 यहाँ पर बड़े वाले को कहते हैं, d2 छोटे वाले को। इन केस ऑफ टेपर्ड कॉलम तो उसके लिए d कैसे निकलेगा? मिनिमम ऑफ d2 प्लस, देखिए इसको ध्यान से देख लो, ये देखिए सर्कुलर कॉलम के लिए डी हम एरिया इक्वल करके निकालते हैं और टेपर्ड कॉलम के लिए डी का जो मान है वो d2 प्लस 1/3 d1 माइनस d2 और 1.5 टाइम्स ऑफ d2, इन दोनों में से जो कम होगा उसका निकालते हैं। अब d1 और d2 क्या है इसको ध्यान से देखिए। d2 का मतलब है लीस्ट लेटरल डायमेंशन एट स्मॉलर एंड और d1 का मतलब है लीस्ट लेटरल डायमेंशन एट बिगर एंड। मान लीजिए इस कॉलम का टॉप वाला जो पोर्शन है और एक बॉटम वाला पोर्शन, इसका जो ये भी रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर 100/200 है और ये 300/400 है। तो यहाँ पर d1 का मान कितना हो जाएगा? d1 का मान हो जाएगा 300 और d2 का मान हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर भी दो वैल्यू थी, यहाँ पर भी दो वैल्यू थी। तो इन दो में से जो मिनिमम होगा, क्योंकि ये बड़ा एंड है बिगर एंड है, उसका जो मिनिमम होगा उसको d1 कहेंगे और जो स्मॉलर एंड है उसका जो हमारा लीस्ट वैल्यू होगा उसको d2 कहेंगे। तो ये यहाँ से जो छोटा मिलेगा वो d2 और यहाँ से जो छोटा मिलेगा वो d1 हो जाएगा। फिर इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको d मिल जाएगा। इस तरीके से टेपर्ड कॉलम और सर्कुलर कॉलम के लिए d निकालने का तरीका यहाँ पर अलग है, बाकी सब के लिए सेम है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर ये यहीं तक है, ये बिगर एंड तक, ठीक है, बाकी ये तो कोई मतलब नहीं। सॉलिड वुड कॉलम को किस तरीके से डिजाइन करेंगे उसको देखिए। पहला कैटेगरी था सॉलिड वुड कॉलम। इसमें हम क्या पता करते हैं? डिजाइन करना है अगर, अभी हमने दो तरीके थे, एक तो लोड साइज दिया हुआ है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालना है वो हमने देख लिया। अब मान लीजिए हमको लोड कैरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है कि इस साइज के लिए कॉलम को आपको डिजाइन करना है, किस तरीके से डिजाइन करेंगे? इसमें साइज पता करना होता है उसका। तो साइज पता करने के लिए देखिए सबसे पहले कॉलम की हमें कैटेगरी पता हो, लॉन्ग कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है या इंटरमीडिएट, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें साइज ही नहीं पता, उसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन वही तो पता करना है, तो हमें कुछ एज्यूम करके चलना है कि कॉलम हमारा शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो हम डिजाइन करते हैं ये एज्यूम करके चलते हैं कि कॉलम हमेशा शॉर्ट है, ये एज्यूम करने की सबसे पहली कंडीशन है। फिर देन चेक फॉर एक्चुअल कंडीशन, फिर एक्चुअल कंडीशन के लिए चेक करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, चूंकि शॉर्ट कॉलम एज्यूम किया है तो लोड डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। यहाँ पर शॉर्ट कॉलम के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है? FC11 होता है। तो लोड जो दिया होगा उसको FC11 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। हम इसे स्क्वायर कॉलम प्रोवाइड करेंगे अगर आपको डिजाइन ही करना है, ठीक है, उन्होंने और कुछ नहीं कहा हुआ है।
तो साइड निकल आएगा, रिक्वायर्ड एरिया का अंडर रूट ले लेंगे। अब ये साइड हमको मिल गई, तो स्क्वायर कॉलम है तो यही उसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब के भी निकाल लें, इफेक्टिव लेंथ आपको पहले से दिया होगा, डी यहाँ पर पता चल गया, एस बाई डी मिल जाएगा। एस बाई डी अगर 11 से कम है मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो सही है, अगर 11 से कम आ गया इसका मतलब सही है। लेकिन अगर 15 आ गया तो फिर हमें के भी निकालना है, के इक्वल टू 0.702 ई अपॉन एफ सी 11। अब चेक कर लेना है स्लेंडरनेस रेशियो एस बाई डी और के, डिसाइड करना है कि कॉलम कैसा है, शॉर्ट है, इंटरमीडिएट है या लॉन्ग है। कैसे डिसाइड होगा, एस बाई डी की वैल्यू को चेक कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे के से और 11 से। अब आगे अगर कॉलम शॉर्ट ही है तो हमारा एरिया सेफ है, जो हमने यूज किया उसी को प्रोवाइड कर दें। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कॉलम है तो उसके लिए हमको एरिया क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी यहाँ से जो एस की वैल्यू आई होगी वो डी की जो वैल्यू आई होगी उसको हम बढ़ा देंगे। अगर लॉन्ग कॉलम आ गया मतलब उसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो जनरली अगर शॉर्ट कॉलम एज्यूम करने के बाद इंटरमीडिएट आ जाता है तो 20 mm के आसपास बढ़ा देते हैं, अगर सीधे लॉन्ग कॉलम आ गया तो 40-50 mm के आसपास बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली अगर लेंथ बढ़ती जाएगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब नाउ फाइंड द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर इंक्रीज्ड एरिया। मान लीजिए आपने शॉर्ट कॉलम एज्यूम किया और फिर हमारा इंटरमीडिएट कॉलम कैटेगरी में आ गया, तो ऐसे टाइम पर हमने एरिया उसका बढ़ा दिया। अब उसके बाद में नाउ फाइंड द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर इंक्रीज्ड एरिया। परमिसिबल स्ट्रेस फिर से कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए वो इंटरमीडिएट कॉलम आ गया है, मतलब हमने जो दोबारा हमने इंक्रीज करके प्रोवाइड किया तो इंटरमीडिएट ही आ गया। अब उसके लिए हम लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, किसके फार्मूले के अकॉर्डिंग, इंटरमीडिएट कॉलम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर लॉन्ग कॉलम आया होगा तो लॉन्ग कॉलम के अकॉर्डिंग। इफ कैपेसिटी इज लेस देन अगेन इंक्रीज द एरिया। मान लीजिए पहली बार आपने 20 mm बढ़ाया, फिर भी लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं आ पा रही है तो उसको और बढ़ाएं, और अगर आ गया है यानी वही हमें प्रोवाइड कर देना। ये हो गया हमारा सॉलिड कॉलम के लिए। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हम अभी बाद में देखेंगे। स्पेस्ड कॉलम देख लेते हैं ये क्या होता है। तो स्पेस्ड कॉलम में मिडिल 1/3 लेंथ में हम स्पेसर ब्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं। अब अगर एक ही स्पेसर ब्लॉक है तो टिम्बर सेपरेटर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर एक से ज़्यादा स्पेसर ब्लॉक है तो हमें फिर इसमें सेपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, टिम्बर सेपरेटर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो स्पेस्ड कॉलम होता है उसमें भी मैंने बताया था एक से ज़्यादा एलिमेंट्स यूज होते हैं, उनमें स्पेसर ब्लॉक भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर हमारा एक ही स्पेसर ब्लॉक बीच में प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर फिर आपको टिम्बर सेपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक से ज़्यादा स्पेसर ब्लॉक रहेंगे बीच में तो फिर टिम्बर सेपरेटर प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। इसका डिज़ाइन वैसा ही होता है जैसे सॉलिड कॉलम का करते हैं। इसका डायग्राम में भी आपको आगे दिखा देता हूँ। इसका डिज़ाइन वैसे ही करते हैं जिस तरीके से सॉलिड कॉलम के लिए होता है, केवल इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाती है। इफेक्टिव लेंथ कितना चेंज होता है, अब अगर हम जो एंड कनेक्टर उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसर कॉलम में वो 5% लेंथ में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तब इफेक्टिव लेंथ उसका रिड्यूस होकर के L/√2.5 हो जाता है। L का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल लेंथ नहीं है। L का मतलब है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एंड ब्लॉक। सिरे वाले जो गुटके हैं ब्लॉक है उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब अगर जो हमने एलिमेंट्स जो प्रोवाइड किए हैं, एंड कनेक्टर प्रोवाइड किए हैं, वो 5% से बढ़ के 5 से 10 के बीच में है, तब इफेक्टिव लेंथ और थोड़ा कम हो जाता है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लेंथ ये कवर कर लेंगे तो जो इफेक्टिव लेंथ बचेगा वो कम बचेगा, तो L/√3 कर देते हैं। ये रूल है कि √2.5 तब करना है जब 5% हो और 5 से 10 के बीच में हो। मान लीजिए 8% तो इफेक्टिव लेंथ L/√3 कर देंगे। ये डिपेंड करेगा कि एंड कनेक्टर आपने कितनी लेंथ में कॉलम के प्रोवाइड किया, 5% लेंथ में या 5 से 10% के बीच। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ वही स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीफ लेटरल लेंथ। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। सॉलिड वुडन कॉलम ये सिंगल पीस ऑफ टिम्बर से बना होता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर सर्कुलर हो सकता है। ये बिल्टअप कॉलम या बॉक्स टाइप का सेक्शन देखिए 1, 2, 3 और 4, ये चारों तरफ अटैच कर दिया गया है। ये मेन मेंबर है इसका। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ टिम्बर मेंबर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। मेंबर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ स्पाइक्स, बोल्ट्स एंड स्क्रू। इनके माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं।
ये है आपका स्पेसर ब्लॉक, स्पेस्ड कॉलम, सॉरी स्पेस्ड कॉलम। स्पेस्ड कॉलम में देखिए ये वाला पोर्शन खाली है, जो व्हाइट बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, बाकी ये वुडन मेंबर बना हुआ है, ये पूरा मेंबर है, ये मेंबर है, ठीक है। ये स्पेसर ब्लॉक हमने यहाँ पर एक लगाया हुआ है, और ये एंड में एंड कनेक्टर लगे हुए हैं दोनों तरफ, ठीक है। और ये एंड ब्लॉक है जो अटैच कर दिया गया है, यानी ये एक पूरा मेंबर, ये इस तरफ एक मेंबर है, इसमें एंड ब्लॉक एक लगा दिया गया है, दोनों तरफ एंड ब्लॉक लगा दिया गया, ये दोनों तरफ एंड कनेक्टर लगा देते हैं। अब ये एंड कनेक्टर ही है कि हम कितनी दूर पर लगा रहे हैं। देखिए 5 से 10 सेंटीमीटर लेंथ में रहता है एक्चुअल लेंथ में। मान लीजिए टोटल लेंथ 5 मीटर है, तो 5 मीटर का 5% कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 250 mm हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो एंड कनेक्टर है वो कितनी लेंथ में प्रोवाइड कर रहा है ये हमको दिया होगा। तो जो टोटल लेंथ था, टोटल लेंथ मान लीजिए कि 5 मीटर, 5 मीटर में से 250 mm में इधर प्रोवाइड कर दिया, 250 mm में इधर प्रोवाइड कर दिया, तो एंड कनेक्टर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस कर देंगे जितना आपने प्रोवाइड किया होगा, ये लेंथ हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, ये जो लेंथ बचेगी उसका डिवाइड बाय √2.5 करना है या √3 करना है, इसके माध्यम से पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले टोटल लेंथ दिया हुआ होगा, उसमें से हम जो एंड ब्लॉक है उसको कितना लेंथ, वो एंड कनेक्टर है कितनी डिस्टेंस में प्रोवाइड किया है, उसके बेसिस पर उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी अवेलेबल लेंथ बच जाएगी, या एंड कनेक्टर की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बच जाएगी। फिर उसको जब √2.5 से या √3 से डिवाइड कर देंगे तब आपको इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इफेक्टिव लेंथ निकालना ही मेजर टास्क है इसमें स्पेस्ड कॉलम में। बाकी बेसिक डिजाइन, ठीक है। तो इसमें एंड ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, एंड कनेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं और स्पेसर ब्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं, ये स्पेस्ड कॉलम, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं सॉलिड कॉलम को किस तरीके से डिजाइन करना है, ठीक है। चलिए इसको अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।